नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 2 जनवरी। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर निकल के आई है, जहां बता दे देश भर में हंगामा आखिर क्या है। मोदी सरकार का नया हिट एंड रन लॉ, जिसमें बदलाव करने के बाद देश भर के ड्राइवर सड़कों पर उतर चुके हैं। देश भर में जोरदार तरीके से कल से शुरू हुआ विरोध, अब 10 तारीख तक होगा विरोध। ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने दी चेतावनी, सरकार नहीं लेती है इस कानून को वापस नहीं लेती है तो फिर होगा जोरदार आंदोलन। बताएंगे आखिर इस कानून से कैसे मोदी सरकार की बज गई खतरे की घंटी। दूसरी खबर में बताएंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज, जहां 500 साल बाद मनुवाद की वापसी, आखिर किसने बोल दिया है बड़ा हमला, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर बवाल। तीसरी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव पर 290 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बनाई रणनीति, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के मिलकर लड़ेगी 100 सीटों पर चुनाव, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच सबसे बड़ी खबर क्या है, 72,000 के वादे वाली नया स्कीम, जिसकी 5 साल बाद फिर से चर्चा करने लगी है कांग्रेस पार्टी। तो एक एक करके आपको जान लेना जरूरी है। और सबसे बिग ब्रेकिंग, जहां जज ने कश्मीरी पंडितों को किसी भी सरकार से नहीं मिला न्याय, मोदी सरकार भी न्याय देने में फेल। आर्टिकल 370 पर फैसला सुनाने वाले जज ने जो है आखिरकार मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो एक एक करके आपको सब कुछ खबरें जान लेना जरूरी है। गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित किया है, केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन हुआ है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की ली थी जिम्मेदारी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। बाबा बालकनाथ को लगा है तगड़ा झटका, उनको नहीं मिला है कोई पद, तो इनके बारे में भी जरा आपको जान लेना जरूरी है। और राजस्थान में कैसे मच चुका है बवाल, राजस्थान में खास करके नहीं मिला है राजपूतों को कोई बड़ा मंत्रिमंडल, तो अब तगड़ा झटका लगा, बगावती रुख अख्तियार हो चुके हैं। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। और हमास को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है, नए साल पर कैसे कहर बनकर टूट चुके हैं खास करके हमास के लड़ाके। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल देश में एक काला कानून वापस होना चाहिए, ड्राइवरों को 10 साल की सजा वाला, तो इस वीडियो को लाइक करें। दरअसल सबसे पहले और बड़ी अपडेट निकल के आई है, 10 साल सजा 7 लाख जुर्माना, वो कानून जिसकी वजह से हड़ताल पर गए ड्राइवर, पूरे देश भर में आंदोलन। यूपी पूरी तरीके से रहा ठप, बस डिपो पर नहीं हुए कोई कम, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक जोरदार आंदोलन। देश भर के ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। तमाम यूनियनों के लोग चक्का जाम करके लगातार अपील कर रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हड़ताल का असर साफ देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्टरों के हड़ताल के बाद आम जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम बस ड्राइवरों को और ऑटो ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से जनता परेशान है। किसी को अपने घर जाना है तो किसी को अपने ऑफिस, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा बिल्कुल ठप कर दी गई है। आपको बता दें कल ये बड़ा आंदोलन देखने को मिला है, और इस आंदोलन के बाद से सरकार फिलहाल चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि इस नए कानून को जो है वो एक तरीके से इन्होंने लाया था कि चलिए ये जनहित वाला कानून होगा, लेकिन ये बैकफायर कर गया है। असल में ड्राइवर, हर घर में तो एक ड्राइवर है। समझ लीजिए कि कैसे किसानों का आंदोलन से ज़्यादा ये बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि आप किसान जो है वो केवल खास इलाके में और खास बेल्ट में है, खास राज्य में, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर तो पूरे देश में है और हर घर में ड्राइवर हैं। इस वजह से ये आंदोलन बड़े तेजी के साथ रूप लेने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पहले ये था कि आप जो है वो पहले ये था कि आप किसी को भी जो है वो अगर एक्सीडेंट होता था तो वहाँ पर आप बाद में भी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस जमा करके जमानत ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर अब आपको 10 साल की सज़ा भुगतनी पड़ेगी अगर आप उस घायल को हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचाए। तो सबसे बड़ी बात इसके ये ड्राइवरों का कहना है कि भैया अगर जहाँ एक्सीडेंट होता है, पहली जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं होता है, और अगर एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं होता है और अगर हम एक्सीडेंट कर दिए और वहां पर रुकते हैं तो फिर गुस्साई भीड़ हमें कतई छोड़ने वाली नहीं है, और हम हॉस्पिटल ले जाएं और परिवार को ये सूचित करें कि हमारी गाड़ी से कुचला, तो फिर और हम पर भारी जो वो हमें हमारी मौत भी हो सकती है। यानी इतनी ज़्यादा गुस्से में भीड़ आक्रामक होती है। तो इस तरीके से लोगों ने विरोध जताया और इसे एक तरीके से कानून को काला कानून बताते हुए वापसी की मांग कर रहे हैं। 7 लाख जुर्माने के पर उन्होंने कहा है कि पूरा घर बार बेच दिया जाएगा, फिर भी 7 लाख इकट्ठा नहीं होगा। तो आंदोलन जोर है, मोदी सरकार फंस चुकी है, क्योंकि हर घर में ड्राइवर है, इस वजह से आंदोलन तेज चल रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, वो अगली खबर, जहां 72,000 के क्या है न्याय वाले वादे, जिसके 5 साल बाद फिर से चर्चा कर रही कांग्रेस के सहारे जो है वो एक बार फिर 24 लोकसभा चुनाव फतह की तैयारी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले 14 जनवरी से 20 मार्च तक भारत न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया। 66 दिनों की ये यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर गुजरेगी। इसी बीच कांग्रेस ने न्याय योजना भी सरकार बनने पर लागू करने का वायदा पहले ही कर दिया था।
2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इस स्कीम का ऐलान किया था, लेकिन नतीजा उसके लिए 52 सीट पर जीत तक ही रह गया। माना गया था कि कांग्रेस ने इस स्कीम के ऐलान में देरी की और ये जमीन तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन अब कांग्रेस जन समर्थन का फायदा फिलहाल अब होगा और अब नया स्कीम के जरिए फिर से पैदल चलेंगे राहुल गांधी, तो फिर कहीं ना कहीं एक तरीके से इसकी शुरुआत होगी। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, लोकसभा चुनाव में 290 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस, 100 पर गठबंधन के साथ बनेगी बात। लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस आलाकमान कई बैठकें हुई। वजह है कि इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग फॉर्मूले को अमल में लाया जाना। कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ गठबंधन से पहले यह बैठक तय करना चाहती है कि पार्टी कितनी सीटों पर लड़े। खबर निकल के आई कांग्रेस ने लगभग अभी क्लियर कर लिया और 100 सीटों पर जो है फिलहाल वो चुनाव लड़ेंगे और 290 सीटों पर चुनाव खुद लड़ेंगे अपने दम पर, खास करके ज्यादातर सीटें दक्षिण के हैं और बाकी जगहों पर जो है फिलहाल वो गठबंधन करेंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, राजस्थान बीजेपी में गजब की फूट। मंत्रिमंडल गठन के बाद राजपूत समाज में रोष, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को दी धमकी। यहाँ दरअसल आपको बता दें खबर निकल के आई है, जहां राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार शनिवार को खत्म हुआ। भजन लाल शर्मा 22 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन मंत्रिमंडल गठन के बाद अब विरोध सर उठने लगे हैं। राजपूत समाज की ओर से सरकार के मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने को लेकर विरोध प्रकट किया जा रहा है। जोधपुर के मारवाड़ राजपूत समाज में बीजेपी के खिलाफ भारी रोष है। समाज के पदाधिकारियों ने इसको लेकर मारवाड़ राजपूत समाज भवन में बैठक की, जिसमें समाज के पदाधिकारियों ने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसके परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। मारवाड़ राजपूत समाज के पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता में कहा है कि साल 2018 में समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, जिसके चलते राजस्थान में बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा था। इस पर अगर लोकसभा चुनाव में समाज की मांग पूरी नहीं हुई तो बीजेपी को इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। तो सीधे तौर पर उन्होंने ये चीजें कही हुई हैं और इस बीच वसुंधरा राजे के भी बगावती रुख अख्तियार हो रहे हैं। एक और अपडेट, गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित किया गया। केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड ने ली थी जिम्मेदारी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को फिलहाल आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को फैसला लिया और यूएपीए के तहत सुनाया गया है। बराड़ लॉरेंस गैंग के प्रमुख सदस्य हैं। बराड़ ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। वो पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला है और उसका असली नाम सतजिंदरजीत सिंह है और वो साल 2017 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया था। आपको बता दें मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को पंजाब के मनसा जिले में 29 मई 2022 को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। पहले से इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुई थी, लेकिन अब उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। एक और अपडेट निकल के आई है, कांग्रेस पार्टी के नेता का बड़ा बयान, 5 साल बाद मनुवाद की वापसी। राम मंदिर पर उदित राज के बिगड़े बोल घिर सकती है कांग्रेस। जी हां, दरअसल राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाले हैं और इसी दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिनका उनके करोड़ों भक्त इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के नेता उदित राज ने ऐसा बयान दे दिया है जिस पर पार्टी घिर सकती है। उदित राज ने राम मंदिर के निर्माण को मनुवाद की वापसी बता डाला है, जिस उदित राज ने ट्वीट करके कहा है कि मतलब 500 वर्ष बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। उदित राज ने अपने ट्वीट में राम मंदिर या रामलला की प्रतिष्ठा का जिक्र नहीं किया है, लेकिन 500 साल की बात साफ कर दी है। उनका इशारा राम मंदिर की ओर है और इस पर टिप्पणी को लेकर के भाजपा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पर हमलावर हो सकती है। यानी एक तरीके से उन्होंने साफ साफ ये बातें कह दी हैं। ये चीजें अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां कश्मीरी पंडितों को किसी भी सरकार से नहीं मिला न्याय, मोदी सरकार ने भी नहीं दिया। 370 पर फैसला सुनाने वाले जज जस्टिस कौल का आया बड़ा बयान। जी हां, मोदी सरकार के भी मुंह पे करारा तमाचा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस संजय किशन कौल ने कश्मीरी पंडितों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि किसी भी सरकार से कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं मिला। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के पक्ष में फैसला सुनाने वाली बेंच का कौल हिस्सा रहे। बार एंड बेंच के दिए इंटरव्यू में जस्टिस कौल ने बताया कि फिलहाल कश्मीरी पंडितों के पलायन के दौरान उनका भी घर जलाया गया था, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि इस अनुभव ने उनके फैसले को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया। जस्टिस कौल ने कहा है कि 22 साल तक न्यायाधीश रहा और इस दौरान आप अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को साइड रखकर अपना दृष्टिकोण बनाना सीखते हैं। उन्होंने कहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि एक जस्टिस इस मायने में अराजनीतिक है कि उसकी कोई राजनीतिक मान्यता नहीं है, लेकिन जहां तक बात विस्थापन और बसाने की है तो फिर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों एक सिक्के के पहलू रहे। यहाँ पर किसी भी सरकारों ने कुछ नहीं किया, यानी बीजेपी को आईना दिखाया है। अगली एक और अपडेट, इजराइल के बाद यमन के हौतियों ने अमेरिका के खिलाफ ढोल बजा दिया, युद्ध का किया ऐलान। ये यमन के हौती प्रवक्ता का बड़ा बयान, बोले उन्होंने नया घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका ने हमारे जहाजों पर हमला करके हमारे 10 लोगों को शहीद कर दिया है।
हमारी नौसेना इजरायली जहाज को रोकने के मिशन पर थी। इस अपराध की कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी हमले हमें गाजा के मुसलमानों का समर्थन और मदद करने से नहीं रोक सकते हैं। दूसरी ओर यमन के हौतीज ने इजरायल से जुड़े मेरास के जहाज पर सफलतापूर्वक हमला किया है। यमन की सीमा से कोई भी जहाज न तो इजरायल जा सकता है और न ही आ सकता है। जो भी इजरायल का समर्थन करेगा हमसे लड़ेगा, हम उससे लड़ेंगे। यमन हौती प्रवक्ता का बड़ा बयान निकल के उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम इस युद्ध को यानी अमेरिका के डर से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और ना ही इस मिशन को, अपने मिशन को यानी इजरायली जहाजों को निशाना बनाए जाने के मिशन को ना ही वो रोकेंगे। तो ये चीजें उन्होंने कही हुई हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, गजा युद्ध दिखाने लगा अपना रंग, जोनी विदेश मंत्री किए गए मंत्रिमंडल से बाहर। जी हां, दरअसल आपको बता दें नेतन्याहू ने अली कोहन को उनके पद से हटा दिया है। सन 2023 के अंतिम दिन जोनी शासन के विदेश मंत्री को उनके पद से हटा दिया गया है। अवैध जोनी शासन के विदेश मंत्री के रूप में अली कोहन को हटाए जाने के कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण तो ये बताया जा रहा है कि एलन कोहन के क्रियाकलाप बहुत कमजोर रहे। गजा युद्ध के आरंभ तक हुए तीसरा महीना होने को जा रहा है और इसी युद्ध के कारण जोनी शासन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है। ये शासन आम जनमत के कई कड़े दबाव में है और इसी के साथ कुछ सरकारों को भी उस पर दबाव बना हुआ है। जियोनियों का मानना है कि इन हालात में एक विदेश मंत्री के रूप में अली कोहन के क्रियाकलाप बहुत ही कमजोर रहे हैं और एक तरीके से इस वजह से भी उनको हटा दिया गया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच फिलहाल मालदीव के राष्ट्रपति पहुंचे चाइना और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के बीच बीजिंग में द्विपक्षीय वार्ता के लिए बातचीत हुई। ऐसे कुछ ही हफ्तों में हो सकती है। अगर ये वार्ता होती है तो मोहम्मद मोइज्जू चीन आने वाले मालदीव के पहले राष्ट्रपति होंगे। कहा जा रहा है कि चीनी समर्थक मोहम्मद मोइज्जू यही कारण है कि उन्होंने अपने भारतीय सेना को तत्काल देश से बाहर जाने को कहा। यानी आपको बता दें अभी तक जो वो भारतीय सेना मालदीव में थी, लेकिन जैसे ही सरकार बदली तत्काल उन्होंने भारतीय सेना को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। कहा कि ये जासूसी करते हैं। हालांकि मोइज्जू के चीन के समर्थक माने जाते हैं और चीन के इशारे पर इनको नियुक्त भी किया गया है। एक तरीके से चीनी इशारे पर ये चीन के समर्थक, तो एक तरीके से भारत के पड़ोसी देश और ये कहीं ना कहीं भारत को झटका और यही कारण है कि भारतीय सैनिकों को उन्होंने वापस भेज दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आज फलस्तीन संकट 7 अक्टूबर से नहीं बल्कि पिछले 75 वर्षों से इजराइल ने पैदा कर रखा है। ईरान ने बोला बड़ा हमला। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि फिलिस्तीनियों की भूमि के अतिग्रहण और उनके जातीय सफाई में ब्रिटेन की भूमिका बहुत ही स्पष्ट है। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने ब्रिटेन के अपने समकक्ष डेविड कैमरून से टेलीफोन वार्ता की और इस वार्ता में उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन के संकट 7 अक्टूबर को शुरू नहीं हुआ बल्कि ये पिछले 75 वर्षों से चला आ रहा है। सीधे तौर पर ईरान ने इस चीज को याद दिलाया है कि कैसे वहां पर मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, वहां मूल्यों को कुचला गया है और वहां पर लोगों को बोलने की आज़ादी छीन दी, फिलिस्तीनियों पर कब्जा किया गया है। ये कोई आज की नई बात नहीं है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां अमेरिका और दक्षिण कोरिया अगर उकसाए तो उन्हें तबाह कर दो। अमेरिका और दक्षिण कोरिया, जी हाँ, किम जोंग उन ने अपनी सेना को दे दिया है खुला आदेश। उत्तर कोरियाई किम जोंग उन ने अपनी सेना को आदेश दे दिया है कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया कोई उकसावे वाली कोई कार्रवाई करे तो उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दो। उत्तर कोरियाई मीडिया के अनुसार किम जोंग उन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। उत्तर कोरियाई में सत्ताधारी पार्टी की 5 दिवसीय बैठक हुई। इसी बैठक के दौरान शनिवार को किम जोंग उन ने बताया है कि साल 2024 में 3 और सैन्य जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। बीते नवंबर में ही उत्तर कोरिया ने अपने पहले सैन्य जासूसी सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण भी किया था। तो सीधे तौर पर इस बीच उन्होंने ऐलान कर दिया और कहा है कि फिलहाल अमेरिका को पूरी तरीके से तबाह कर दो। अब समझिए, अमेरिका पर कहर बनकर टूटने वाला उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बाबा बालकनाथ को जो है वो खूब चढ़ाया बढ़ाया गया, लेकिन अब इस बीच बालकनाथ राजस्थान के सीएम की रेस में आगे थे, लेकिन भजन कैबिनेट में भी नहीं मिली उनको जगह। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में एक चेहरा बहुत चर्चा में रहा। 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान संपन्न होने के साथ जब एग्जिट पोल आए और चेहरा सूबे में मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी की ओर से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को पीछे छोड़ करके पार्टी का सबसे लोकप्रिय चेहरा बनकर उभरा। संसद परिसर में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी तक भावी मुख्यमंत्री बताने लगे थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कौन कहे
नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट में भी इस नेता को जगह नहीं मिली। यहाँ आपको बता दें कि महंत बालकनाथ योगी की हो रही है, तो सीधे तौर पर उन्हें तगड़ा झटका लगा और महंत बालकनाथ योगी की कहने की गोदी मीडिया ने भद्द पिटवा दी।